इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद और हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि भारत ने पाकिस्तान से उसकी मिसाइल छतरी छीन ली है। यानी उसका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-9 था उसको भारत ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये हमला तब हुआ जब पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमला करने की साजिश रची थी। इसके बाद भारत ने ये जवाब दिया है और ये तो बात है ही, और साथ साथ जो सिविल सिक्योरिटी का मामला है कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, पाकिस्तान जवाबी हमला करता है तो हमें किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, इस मुद्दे पर हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू, बहुत खुशी है आपके साथ जुड़ने के लिए। उदय इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। एवरी 1 आवर आप एक न्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ग्रेट सर्विस टू द नेशन। थैंक यू सर। आपने अभी सुना होगा कि जस्ट अभी 1 घंटे भी नहीं हो रहे हैं कि HQ-9 को भारत ने डिस्ट्रॉय किया है और उसमें खबर आ रही है कि कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी भारत को कि भारत ने उससे उसकी छतरी ही छीन ली? क्या मामला क्या है? देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान के हैं, वो शुरू से ही पाकिस्तान के पास इतना पैसा, इतनी बड़ी एयरफोर्स नहीं है कि वो भारत को स्ट्राइक कर सके डीप आके। तो इसलिए वो सारी एयरफोर्स अपनी एयर डिफेंस रिलेटेड बनाता है। उसमें HQ-9 जो पुराने रशियन S-300 सिस्टम की कॉपी है, चाइनीज कॉपी है, उन्होंने बना के रखी है। बॉर्डर के नजदीक उन्होंने रखी थी, लाहौर के पास। तो ये जरूरी हो गया था कि जो पाकिस्तानी हमारे को रिटॉर्ट करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 15-16 सिटीज, छोटी छोटी सिटीज, पंजाब कश्मीर से लेके भुज तक उन्होंने 15 सिटीज में अटैक किए। छोटे छोटे अटैक हैं, ड्रोन्स हैं। काफी सिटीजन्स को तो पता भी नहीं लगा इंडिया में, और प्रेस रिलीज आ गई है गवर्नमेंट की इसके बारे में। तो मगर एयर डिफेंसेस जो है उसको अटैक करना बहुत जरूरी है। और जैसे हम जानते हैं कि सिंदूर 2 एक्चुअली शुरू हो चुका है, बिकॉज उन्होंने अब सिविलियंस को अटैक करना शुरू कर दिया। ऑल्सो LC के ऊपर बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है। हमारे 16 सिविलियन इनोसेंट लोग मर चुके हैं। मगर अभी एक मेरे प्रेस रिलीज उनकी PB इनका जो ISR है उनकी रिलीज पड़ी है, प्रेस रिलीज। उनके भी 30-35 सिविलियन ऐसे ही मर गए हैं। क्रॉस फायरिंग जो हो रही है दोनों तरफ से। तो एयर डिफेंस को टारगेट करना बहुत जरूरी है। उनका एक रेडार हमने लाहौर में और एक HQ-9 सिस्टम को हमने अटैक किया। उसके वीडियोस भी आ गए हैं, उसकी तरफ से भी आ गए हैं, और हमारी गवर्नमेंट ने भी उसको वीडियोस को रिलीज कर दिया है। आजकल की जो मिसाइल्स हैं वो अक्सर वीडियो खींच लेती हैं, तो इसलिए प्रूफ मिल जाता है। तो एयर डिफेंसेस को अटैक करना जरूरी है उनका, क्योंकि उसके बाद हम और डीपर अगर कल को मिलिट्री स्ट्राइक करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। देखिए, हमने कहा है, हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, हम मिलिट्री टारगेट्स में नहीं घुसना चाहते। मगर अगर वो हिट करने की कोशिश करेंगे तो हम हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम भी हिट करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे जो नया सिस्टम है वो फोटो भी खींच लेता है और सबूत साथ में ले आता है। इससे कुछ लोग जो हैं जिनको सबूत मांगने का शौक है उनको सबूत मिल जाता है। लेकिन सर, ये जो HQ-9 सिस्टम भारत ने आज डिस्ट्रॉय किया अभी थोड़ी देर पहले, ये किसी काम का था क्या? क्योंकि भारत ने जो परसों रात में जो अटैक किया, HQ-9 उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। हाँ, देखो, जो HQ-9 सिस्टम है थोड़ा पुराना हो चुका है, कम से कम 25-30 साल पुराना रशियन सिस्टम है, जिसकी कॉपी चाइना ने बनाई। वो कॉपी अच्छी बना नहीं पाए, और वो सारी दुनिया जानती है। अभी भी आज भी जो लोग हैं, ये यूक्रेन में भी यूज हुआ है, सक्सेस रेट इतना ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी थ्रेट है। देखिए, S-400 400 किलोमीटर तक देख सकता है, और 600 किलोमीटर तक देखता है, और 400 किलोमीटर तक उसकी फायरिंग रेंज है, मतलब अटैक कर सकता है। जो S-300 है वो तकरीबन 200-250 किलोमीटर की दूर तक वो टारगेट अटैक कर सकता है। उसकी लॉक ऑन कैपेबिलिटी, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी S-400 की। हमारी S-400 मूव कर गए हैं। अभी आपने देखा, मीडिया में रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि S-400 ने उनके मिसाइल्स को गिरा दिया है। तो इसलिए अब ये थोड़ा एक्शन बढ़ रहा है, और एयर डिफेंस सिस्टम खास करके HQ-9 उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी था। सर, हमने ये देखा कि जो HQ-9 जो डिस्ट्रॉय हुआ उसमें एक कामिकाजे ड्रोन जैसी चीज होती है जो ऊपर से आई और सीधा लैंड कर गई उसके ऊपर। और हम देख रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस बार के वॉरफेयर में, सिंदूर 2 में भी, सिंदूर 1 में भी।
तो आप इसको और क्या देखते हैं कि ये जो तकनीकी युद्ध है, इसमें भारत को कितनी बढ़त हासिल है पाकिस्तान पर टेक्निकल देखिए वॉरफेयर में? हमारे पास एक हेरोपा हार्पी नाम के ड्रोन्स हैं, कामिकाजी हम्म, ड्रोन है, लॉइटर ड्रोन है, 8-8 घंटा वो फ्लाई कर सकते हैं और फिर जाके चुन के जब हम्म, भी देखेंगे रेडार अपनी ट्रांसमिशन शुरू करता है उसको जाके अटैक करके डिस्ट्रॉय। बहुत बड़ा वॉरहेड है, वर्ल्ड फेमस है, ये इजरायली ड्रोन्स है, आईएआई कंपनी के बने हुए हैं और इंडिया के पास काफी देर से हैं और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया के पास है। इतने बड़े पावरफुल हैवी ड्रोन्स पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है, उनके पास रिलेटिवली छोटे ड्रोन्स है। तो ये टर्किश ड्रोन टर्किश जो ड्रोन है, है। हाँ, जब ये जाएगा ये बहुत बड़ा धमाका करेगा। हमने भी वो वीडियो देखे हैं जो वीडियो रिलीज हो चुके हैं, कितना बड़ा फायरबॉल हुआ है और डिस्ट्रक्शन की भी फोटोज आ चुकी हैं, जो लाहौर में उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है एयर डिफेंस सिस्टम, पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। तो ये ड्रोन बहुत जरूरी है, इसकी इन्वेंट्रीज हमने देखा यूक्रेन वॉर में भी और वेस्ट एशिया में भी ये ड्रोन एक्सटेंसिवली यूज हुए, खास करके इजरायलीज ने यूज किए इधर और उधर भी कई कंट्री रशियन ने भी अपने हैवी ड्रोन यूज किए। तो ये ड्रोन जो है ये एक बिग प्लस है इंडिया के लिए, जो हमारे पास है उनके पास उसका इक्विवेलेंट नहीं है। जी। अच्छा सर, हम लोग स्टेप वाइज चलते हैं। हम परसों रात से शुरू करते हैं। भारत ने क्या किया कि आतंकवादी ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू की और हमारे सिविलियंस को मारा। उसके बाद रात में उन्होंने एक गंदी तकनीक अपनाई कि भारत को प्रमुख शहरों को मिसाइल्स का निशाना बनाने की कोशिश की। तो अब जब हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने यह कहा कि हमने किसी भी पाकिस्तानी सेना के एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया है और हम चाहेंगे कि मतलब ये मामला यहीं पर शांत हो जाए, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि HQ9 को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब ये जंग एस्केलेट हो सकती है। आपको क्या लगता है? देखियो, पहले रात को हमने 9 टारगेट्स के लिए 24 मिसाइल इस्तेमाल की और गवर्नमेंट ने ये भी बता दिया कि हमने एक्चुअली 21 टारगेट टेररिस्ट कैंप्स और टेररिस्ट सेंटर्स को हमने चुन के रखा हुआ था टारगेट्स को। मगर उम्मीद थी कि जो सेकेंड फेज अगर शुरू होगा तो अगर पाकिस्तान ऐसा सिटीज को ना अटैक करता तो एक टेरर टू टेरर कैंप्स में ही इश्यू रह जाती, मगर पाकिस्तान के पास कोई टेरर टारगेट ही नहीं है इंडिया में, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, या तो सिविलियन टारगेट को अटैक करेंगे या मिलिट्री टारगेट को करेंगे, और जो वो सिविलियन और मिलिट्री को करेंगे तो भारत के पास कोई चॉइस नहीं है मगर टू गिव डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पांस। अब उसको रिस्पांस अकॉर्डिंगली मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि हमारे को ड्रोन्स और मिसाइल से सिटीज को अटैक कर दिया। 15 सिटीज आप जानते हैं, पूरा JNK से लेके बिल्कुल बिल्कुल तक उन्होंने अटैक किया। पंजाब से लेके जम्मू तक के पूरे 15 शहरों को, इसमें श्रीनगर भी शामिल है, पठानकोट शामिल है, बहुत सारे शहरों को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए उसको उसका रिस्पांस थोड़ा एस्केलेटरी है, मगर ये जरूरी है, कोई उसके लिए चॉइस नहीं है हमारे को, बिकॉज वी हैव टू वीकन देम। बट देखिए पाकिस्तान घबराया हुआ है। अभी मैं देख रहा था कि उनकी पार्लियामेंट के अंदर, उनकी नेशनल असेंबली के अंदर एक रिटायर्ड मेजर जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो तकरीबन रो रहा था, कह रहा था क्या होगा, हमारे को भारत खत्म कर देगा, इतने कमजोर हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कुछ नहीं, हर तरफ से वो भिखारी हालत में है। तो इसलिए पाकिस्तान अभी बहुत हिला हुआ है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो की गई DG ISPR के अंदर, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था। बॉडी लैंग्वेज, अभी जो NSC की मीटिंग की जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया और वहां पे जनरल मुनीर और बाकी सर्विस चीफ थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया कि वो कितने घबराए हुए हैं, उनकी शक्लों में डर घुसा हुआ है। तो इसलिए जो भारत कर रहा है बड़ी फर्म रिजॉल्व है। एग्जीक्यूटिव देखियो, प्राइम मिनिस्टर खुद डायरेक्ट कर रहे हैं ये सारे इवेंट को, और इतनी क्लैरिटी के साथ किया जा रहा है कि सारे आर्म फोर्सेस के चीफ्स को खुली छूट दी गई है, फ्रीडम है, आप चुनिए किसको टारगेट करना है, कब करना है, किस चीज के साथ करना है, और ये बहुत बड़ी बात है। हमने जो भारत का अटैक देखा उसमें दो चीजें मैंने नोटिस की। एक तो प्रिसीजन, मतलब एकदम पिन पॉइंट प्रिसीजन था। दूसरा एक मजबूत विल पावर, जो कि पाकिस्तान के पास बिल्कुल दिखाई नहीं दी। पाकिस्तान ने भी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन प्रिसीजन उनके पास बिल्कुल नहीं था। तो ये आपको जो हमारी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है उसको, मतलब वो हमारे लिए बहुत बड़ा एज है पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान में कहाँ टिक पाएगा इसमें? देखो, 4 तरह के वेपन्स यूज हुए। स्कैल्प मिसाइल जो रफाल से यूज की गई, हैमर ग्लाइड बॉम्ब जो यूज किया गया, स्कैल्प की तकरीबन 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज है, उसकी एरर के इज लेस देन 3 CP मीटर्स, इतनी एक्यूरेसी हाई है।
सिमिलरली जो बाकी हमने स्ट्राइकर एक ड्रोन यूज किया है, सुना है ब्रह्मोस भी यूज हुई है। इन सब वेपन्स महंगे वेपन्स हैं, लॉन्गर रेंजेस हैं, और इनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है और इनका वॉरहेड भी बहुत सॉलिड है। तो इसलिए एक बार आप फायर करोगे तो फिर हिट जरूर करेगी, अनलेस उनके पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम हो जो इनको न्यूट्रलाइज कर सके। ऐसा क्लास का उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, सिर्फ इजरायली वगैरह के पास हैं जो इतने बड़े पैमाने के अटैक को वो रोक सकते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी बात है, एंड दैट इज वाई कि HQ-9 को टारगेट करना जरूरी था। और भी जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी टारगेट किया जाएगा, क्योंकि जितनी देर वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो हमारे जहाजों को और मिसाइल को खतरा हो सकता है। सर, आप एक एक्सपीरियंस्ड डिफेंस पर्सनल हैं, आपने बहुत लंबी समय तक सर्विस दी है। आपके हिसाब से भारत का अगला स्टेप क्या क्या होना चाहिए? पाकिस्तान क्या कर सकता है, फिर भारत कैसे उसका जवाब देगा? देखिए, ये तो एक एस्केलेटरी लैडर है। हम डिप्लोमेटिक लेवल पे इंटरनेशनल एम्बेसीज को और फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि इसको डी एस्केलेट होना चाहिए। इवन पाकिस्तान के साथ बैक चैनल पे टॉक हो रही है कि इसको ज्यादा बढ़ाया ना जाए, मगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ रिटायर होने वाले हैं, उनके पास टाइम कम है। उन्होंने आगे एक भड़कने वाली स्पीच दी थी जिसके कारण पहलगाम में अटैक हुआ, हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ। तो ये जो चीज है ये पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल कर रही है। देखिए, जो फ्यूनरल हुए हाफिज सईद की फैमिली के, उसके पूरी इंडियन पाकिस्तान आर्मी वहां खड़ी थी। वो इट वाज अ नेशनल फ्यूनरल उसको दिया जा रहा था। मतलब ऐसे जुड़े हुए हैं पाकिस्तान आर्मी वाले टेररिज्म के अंदर, वही कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए ये सारा कंट्रोल पाकिस्तान आर्मी कर रही है। पॉलिटिशियन बेचारे डर के बैठे सुन रहे हैं। इमरान खान जो पॉपुलर लीडर है उसको जेल में डाला हुआ है। तो ये हालात जो पाकिस्तान में आज के दिन में है वो अच्छे नहीं है, और इसलिए उनको सोचना चाहिए कि इसको एस्केलेट ना किया जाए तो बेटर है। हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं? एक तो हमने बताया नहीं कि हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 21 और टोटल टारगेट्स थे, उसमें से सिर्फ 9 टारगेट्स को हमने हिट किया। वो बाकी जो बचे हैं तकरीबन 13 टारगेट्स, उसको उड़ाया जा सकता है। और अगर वो मिलिट्री ज्यादा एक्शन करने की कोशिश करेगी, हमारे सिविलियंस को अटैक करने की कोशिश करेगी, या हमारी किसी मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक करेगी, तो हम फिर उसके मुताबिक ही उनकी मिलिट्री को टारगेट करेंगे, अटैक करेंगे। उनके पास इतना पैसा नहीं है, 4-5 दिन से ज्यादा वो लड़ाई नहीं कर सकते। हमारे पास इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, उनसे 50 गुना ज्यादा स्ट्रांगर हमारी इकोनॉमी है। तो आर्म फोर्सेस भी हमारी बहुत बड़ी हैं। तो इसलिए ये उनको सोचना पड़ेगा और ध्यान से उनको देखना पड़ेगा कि किसी भी इश्यू को ज्यादा एस्केलेट मत करें। सर, मैं इस बार जो एरो इंडिया 2025 हुआ यलहंका बेंगलोर में, तो मैं उसको कवर करने के लिए जब गया तो मैंने वहां देखा कि इस बार जो डिफेंस टेक्नोलॉजी वहां जो शोकेस की गई थी उसमें ड्रोन्स की, कैमिकाजे ड्रोन्स की बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी थे उसमें। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि इस बार इतने ज्यादा ड्रोन्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी क्यों दिखाई दे रही है, जबकि पिछली बार जो 2023 में हुआ था उसमें फाइटर जेट्स और बहुत सारी चीजें, दूसरी चीजें थी। लेकिन इस बार ड्रोन से बहुत फोकस था और नई टेक्नोलॉजी लेयर वेपन से बहुत फोकस था उनका। तो हम क्या, जो अभी भारत पाकिस्तान का जो टकराव चल रहा है उसमें DW या फिर लेजर वेपन्स का भी इस्तेमाल देख सकते हैं क्या? देखो, मैं भी एरो इंडिया में था। मैं आज एडवाइजर हूँ, एरोस्पेस एडवाइजर हूँ सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM के अंदर। और मेरा ये काम है, मैं एरो इंडिया में जाके सारे ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स को मिला। ओवर 100 स्टॉल्स थे ड्रोन्स के लिए। तो आपने भी देखा कि कितने कितने बड़े हॉल्स में कितने कितने बड़ी कंपनियां प्रेजेंट कर रही थी। तो बहुत, बल्कि आइडेक्स का जो स्टॉल था सिर्फ ड्रोन थे, उसमें ड्रोन थे। मैं भी गया उस स्टॉल में। तो आपने देखा, तो ये जो है ड्रोन्स आफ्टर यूक्रेन वॉर और उसके पहले अजरबैजान आर्मेनिया वॉर और फिर वेस्ट एशिया में ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत है। मतलब तकरीबन 3 मिलियन ड्रोन्स एक साल में यूज हुए हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। 3 मिलियन, यानी कि आपको इन्वेंट्रीज में आज के दिन में लाखों के ड्रोन्स की स्टॉकिंग की जरूरत है, और वो प्रोसेस ऑन है। और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अपने ही सर्विस लेवल के ऊपर ही ये परचेजेस कर सकती है। तो ये बहुत जो ड्रोन कंपनीज खुल गई हैं उनकी क्षमता बढ़ रही है और बढ़ेगी, और आने वाले समय में अनमैन्ड सिस्टम्स की ज्यादा
ड्रोन्स के साथ ज्यादा लड़ाई होगी। जी सर, इस बार जो एरो इंडिया था उसमें ड्रोन्स तो बहुत सारे थे, लेकिन मैंने एक चीज और नोटिस की कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन और लेजर वेपन्स की भी कई सारे स्टॉल्स थे। तो जो कि दिखाता है कि जो तकनीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, वो कितनी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है। डीडब्ल्यू, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स और लेजर वेपन मैंने कई सारे देखे। तो क्या अब आने वाले जो टकराव है भारत पाकिस्तान का, उसमें हम डीडब्ल्यू का इस्तेमाल भी देखेंगे क्या? देखो, डीडब्ल्यू जो है वो रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है तो ये लेजर्स को हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, मगर इसको यूज करने के लिए बहुत पावर जरूरत थी। पर अब टेक्नोलॉजी बेटर होती जा रही है, कम पावर सोर्स के साथ भी आप डायरेक्ट एनर्जी, लेजर बीम, माइक्रोवेव, तरह तरह की डायरेक्ट एनर्जी को यूज कर सकते हो। इंडिया ने, डीआरडीओ ने पीछे डेमोस्ट्रेट कर दिया है। मतलब आने वाले समय में सैटेलाइट, जमीन से सैटेलाइट गिरा पाओगे, नहीं तो सर्टनली जो मिसाइल है उसका जो वेपन हेड है, उसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो सिस्टम है उसको बर्न कर सकते हो। लेजर की पावर इतनी ज्यादा होती है। तो ये एक नई क्षमता आ रही है। इंडिया, सारा वर्ल्ड अभी इवॉल्व कर रहा है। अमेरिकन ने भी अभी शुरू किया है अपने डीडब्ल्यू वेपन्स को फील करना। चाइना और रशिया भी इसमें आगे घुस रहे हैं और हम भी डीडब्ल्यू में बिग वे में आ रहे हैं। और आने वाले 1-2 साल बाद डीडब्ल्यू का रोल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और इसके अंदर कैपेबिलिटी बिल्ड करना बहुत जरूरी है और बिल्कुल लेटेस्ट। देखो डीडब्ल्यू का फायदा क्या है, नहीं तो आपको एम्यूनिशन, आर्टिलरी, चाहे वो गन्स है, एक एक फायर करना है, मिसाइल्स फायर करनी है, कितना एम्यूनिशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से लाना है। एक बार लेजर सिस्टम बन गया तो उसका जो मैगजीन है ना, उसके राउंड्स कभी खत्म नहीं होते। हर चार्ज कितना चलाना है। हाँ, वो दोबारा दोबारा फायर करता है, हर एक एक मिनट के अंदर फायर कर सकती है, क्योंकि थोड़ा कूलिंग सिस्टम उसको चाहिए होता है। बिकॉज जो लेजर होता है उसके अंदर बड़ी हीट जनरेट होती है, उसको पावर सोर्स चाहिए होता है। मगर वो सारी चीजें ग्राउंड से तो पॉसिबल ही है। अब तो ये सैटेलाइट्स में डाले जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट में डाले जा रहे हैं ये सिस्टम। वो तो शिप्स में तो बनेंगे ही जब ग्राउंड का सिस्टम होगा। तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है और इसका आने वाले समय में बहुत ज्यादा इस्तेमाल। अच्छा सर, एक बात कही जा रही है कि जो चाइना है वो साइलेंट प्लेयर है, वो भारत पाकिस्तान में जंग कराना चाहता है, जिससे कि, क्योंकि चाइना ने कभी सीधे लड़ाई कभी किसी से की नहीं है, तो चाइना ने जो इतने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाए हैं वो चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान आपस में जंग में उलझें, ताकि जो हथियार उसने पाकिस्तान को दे रखे हैं उसकी टेस्टिंग हो जाए। इस खबर में कितनी सच्चाई है? ये पहली बार किसी वॉर में चाइनीज वेपन्स टेस्ट हो रहे हैं इन द रियल सेंस। पहली बार, बिल्कुल। हाँ, पहली बार। मगर देखिए, चाइना चाहता भी है उनके टेस्ट हो जाएं, मगर वो डरा भी हुआ है, बिकॉज वो एक्सपोज भी हो सकता है। देखिए, अगर उनके हथियार या JF-17 जैसे वो म्यांमार को दिए, उसमें क्रैक्स निकल गए, उनके 12 के 12 जहाज ग्राउंडेड है। 3 जहाज उन्होंने नाइजीरिया के दिए, नाइजीरियंस खुश नहीं है, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। अभी अर्मेनिया एक ऑर्डर दे रहा है JF-17 को, पर उनके दिमाग में भी डाउट है। तो JF-17 में जो इंजन है वो भी रशियन लगा हुआ है, बिकॉज चाइनीज इंजन को इवन पाकिस्तान ट्रस्ट नहीं करता है। तो ये जो बात है, ये चाइना चाहता भी है कि उनके सिस्टम्स, क्योंकि जितनी देर उनके सिस्टम अच्छी क्षमता से शोकेस नहीं होंगे तो और उनके सिस्टम बिक नहीं पाएंगे। तो वाइल दैट इज ट्रू, बट वो ऑल्सो डरा हुआ है कि कहीं एक्सपोज ना कर दे। अगर इंडिया HQ-9 को गिरा दिया और 2-3 सिस्टम गिरा देंगे तो फिर उनके लिए भी बड़ा एम्बैरसमेंट हो जाएगी। इसलिए चाइना एक डबल गेम खेलता है। चाइना के लिए ये घाटा भी हो सकता है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी और वीक हो गई तो जो उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके लिए पैसा नहीं बचेगा, वो पाकिस्तान से उसको पैसा चाहिए वापस। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं चाइना के लिए। और अगर सेसेशनिस्ट मूवमेंट, देखिए अफगान उनके साथ खुश नहीं है, पाकिस्तान के साथ पश्तून खुश नहीं है, बलूच खुश नहीं है, बाल्टीज खुश नहीं है, सिंधी खुश नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी पंजाबी जो है वो सारा देश को चला रहा है। आर्मी खुद कश्मीरी भी खुश नहीं है सर, खुद कश्मीरी भी खुश नहीं है, वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं POK में। हाँ, वो तो अपना पैसा बना बना के, चोरी करके, करप्शन कर करके फॉरेन कंट्रीज में। मुनीर आर्मी चीफ ने अपनी वाइफ को, फैमिली को लंदन भेज दिया है सेफ हेवन के लिए। तो ये जिस देश के अंदर हालात हैं, और आम पब्लिक पाकिस्तान में अच्छी तरह जानती है इस बात को कि सब लूट रहे हैं, खाली कर रहे हैं, और हम दुनिया के सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान के अंदर, वो सब मालूम है आपको। सो मेरा कहने का मतलब, इस हालात के अंदर ये जो जंग हो रहा है, घाटा उनको बहुत ज्यादा होने वाला है।
बिकॉज ये वो सस्टेन नहीं कर सकते। और जितना जल्दी वो अपना सॉरी बोलें और माफी मांगे, सारी दुनिया के सामने कान पकड़ें और कहें कि ये हमसे ज्यादती हो गई है, हम दोबारा नहीं करेंगे, ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला। पिछले 2 दिनों में चाइना के 2 प्रोडक्ट यानी JF-17 और HQ-9 इन दोनों की पोल खुल चुकी है। कल हमने JF-17 को मार गिराया, आज HQ-9 को ध्वस्त कर दिया। तो 2 प्रोडक्ट तो चाइना के ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन सर एक बात और है कि आप देखिए कि जैसे जैसे पाकिस्तान इस युद्ध में पिछड़ रहा है, उसने प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर दी है। वो उसकी संसद में वहां का PM बोलता है कि हमने भारत के 4-5 विमान गिरा दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो इस प्रोपेगेंडा वार से निपटने का कुछ तरीका बताइए, इसको कैसे निपटा जाए? देखिए, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो अब होना ही है। देखो, मैंने इस पूरी चीज को बड़े ध्यान से एनालाइज किया। CNN ने भी ये स्टेटमेंट मारी, मैं कल एक रशियन टेलीविजन चैनल पे था, उन्होंने भी मुझसे एक सवाल किया, तो ओनली अदर पीपल, ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का प्रोपेगेंडा मशीन है, उन्होंने इसको ट्वीट किया। फाइनली CNN ने जब इनको इंटरव्यू किया, इनके साथ डिफेंस मिनिस्टर के साथ पाकिस्तान के, उन्होंने कहा आप सबूत बताइए, 5 जहाज कहां गिराए तुमने, कहां है सबूत? वो कहता है कि सबूत सोशल मीडिया पे है। अब जो देश की डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है एक इंटरनेशनल चैनल को, और ये वायरल हो गया है, ये बात, ये इंटरव्यू वायरल हो चुकी है सारे सोशल मीडिया में, कि एक डिफेंस मिनिस्टर कंट्री सबूत दे रहा है कि सोशल मीडिया में सुनने में आया। अब ये कैसा सबूत है? अगर आपके पास सबूत है, देखिए हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, एक तिनका भी गिरता है ना जमीन पे, हमारे तो एक लोग पहुंच के वीडियो खींच के अपलोड कर देते हैं। कुछ भी ऐसी बात हुई होती, 5 जहाज, हमारा कोई जहाज क्रॉस नहीं किया पाकिस्तान, सारे हमने स्टैंड ऑफ वेपन्स के साथ अटैक किया है। तो ये जो कहानियां बनानी है, इसको काउंटर किया जा रहा है हमारे जैसे जो सोशल मीडिया में एक्सपर्ट्स बैठे हैं, हम अपनी तरफ से, मगर कुछ चीजों को काउंटर करने का भी टाइम वेस्ट टाइम करने की वाली बात है, बिकॉज ये एक प्रोपेगेंडा मशीन है और उनको खुद नहीं पता क्या हो रहा है। उसको ये नहीं मालूम उसके अपने देश में ही क्या क्या गिर रहा है, द डिफेंस मिनिस्टर को, बिकॉज आर्मी वो भी बताती नहीं है पॉलिटिशियन को सब कुछ। तो ये हालत है उधर। या सर, आप एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं और आपका एक लंबा अनुभव रहा है, लेकिन इस बार जो मेरा सवाल है एक कॉमन मैन, एक आम नागरिक की तरफ से है। देखिए, जो जंग की जो स्थिति दिख रही है, वो लगता है वॉर एस्केलेट होगी और इसका कैनवस और बड़ा हो सकता है। ऐसे में हमारे जैसे सिविलियन को, आप तो खैर ट्रेंड लोग हैं, हमारे जैसे सिविलियन को, हमारे जैसे करोड़ों लोग जो हैं, उनको क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए और कैसे? जैसे मिसाइल अटैक हुआ तो क्या करना चाहिए, अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो क्या करना चाहिए? इसके बारे में कुछ हमारा ज्ञानवर्धन करिए प्लीज। देखिए, हम तो, आप लोग तो ये रिलेटिवली यंग हो, हम तो पुराने जमाने के लोग हैं। हमने 65 वॉर में, मैं पंजाब था, सारे घरों में, एक एक घर के अंदर, एक एक स्कूल में, एक एक जगह हमने ट्रेंचेस खोद रखे थे, और जब भी एयर रेड सायरन बजता था, हम सब ट्रेंच के अंदर घुसते थे। सब घरों में लोगों ने, फैमिलियों ने मिलके, अपने आप पूरी फैमिली घुस जाती थी ट्रेंच के अंदर। तो ये जो चीज है, फिर ब्लैकआउट, उस जमाने में आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ब्लैकआउट के लिए हमने काले कार्बन पेपर और न्यूज़पेपर के साथ सारी खिड़कियों को के ऊपर लगा के उनको बंद, उस जमाने अच्छे कर्टन तक नहीं होते थे। तो ऐसे सिटीजन्स को गैल्वेनाइज करना, कल हमने रिहर्सल की, हमारी सोसाइटी जिसमें मैं रह रहा हूँ उधर भी रिहर्सल हुई, सारी लाइटें एकदम बंद कर दी गई। तो मेरा कहने का मतलब है, पब्लिक को कॉन्शियस तभी, देखो पंजाब जो बॉर्डर एरिया था, वहां के लोग ज्यादा कॉन्शियस है, जम्मू एंड कश्मीर वाले भी, इवन राजस्थान के जो बॉर्डर एरिया है, बिकॉज उन्होंने अक्सर लड़ाइयां देखी हैं, तो उससे उनकी कॉन्शियस ज्यादा है। बट जो बड़े शहर हैं, दिल्ली मुंबई वगैरह, जो लोग रिलेटिवली दूर बैठे हैं, उनको कॉन्शियस करने की जरूरत है। एक मिसाइल कहीं गिरेगी तो सारे के सारे कॉन्शियस हो जाएंगे, क्योंकि जान सबको प्यारी है। सो इसलिए मैं क्या बताना चाहता हूं, जब भी एयर रेड सायरन होता है, उसकी प्रिकॉशंस हैं। बिल्डिंग के अंदर, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में हो, ऊपर नहीं रह सकते, नीचे आना है, बेसमेंट्स के अंदर जगह होती है, ओपन पार्क्स के अंदर, ट्रेंचेस वगैरह में हो सकते हो। तो ऐसे प्रिकॉशंस है। गवर्नमेंट ने एक लिस्ट डाल के दी है, ये होम मिनिस्ट्री एक लिस्ट देती है, गाइडलाइंस देती है क्या क्या करना है, वो करना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स न्यूक्लियर अटैक तो बिल्कुल डिफरेंट लेवल का है, चीज है, और उम्मीद है कि 1945 के बाद आज तक न्यूक्लियर वेपन किसी ने यूज नहीं किया, क्योंकि जिस दिन यूज किया जाएगा तो दोनों देश बिल्कुल तबाह हो जाएंगे और सारी दुनिया भी तबाह हो सकती है। तो इसलिए जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, एंड अपनी सेफ्टी और उसको बच्चों को कॉन्शियस करना। स्कूलों में बताया जा रहा है
ताकि वो बच्चे एजुकेट हो और समझे, वो अपने माँ बाप को भी जाके बताएं कि इसको सीरियसली लो। यस सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि मुझे लगता है कि जो भारत को जो एज हासिल है पाकिस्तान पर अभी, वो आप जैसे अनुभवी जो डिफेंस पर्सनल है, जो उनकी एडवाइस है, उसका नतीजा है कि हम इतनी ताकत अच्छी पोजीशन में हैं और आप अपनी जिम्मेदारी रिटायरमेंट के इतने बाद भी निभा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सामान्य नागरिकों की तरफ से, और हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी जैसे जैसे तनाव बढ़ेगा, आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारे दर्शकों से आप इसी तरह से उनका ज्ञानवर्धन करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब उदय चैनल शुरू हुई थी, मैं वन ऑफ द फर्स्ट एनालिस्ट था जो उदय चैनल पे आया था जब आप लोगों ने शुरू किया था काम कुछ साल पहले। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय।